नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम टाइम टेबल जानना सीखेंगे कि हम लोग टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। तो लास्ट संडे हमने एक सेशन लिया था आस्क मी एनीथिंग वाला और जहाँ पे बहुत सारे बच्चों की आई थिंक कंसिस्टेंट क्वेरी थी कि मैम टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। अब चूंकि आप मेरे पे विश्वास कर रहे हैं तो आपको मेरे थोड़े क्वालिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो आप मुझसे कंसिस्टेंटली मिलते रहते हैं बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ बताया है, ठीक है। अब आते हैं हम टाइम टेबल पे। देखो, इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि एक आइडियल टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आपका, मेरा, सुरेश, महेश, रमेश, सोनिका, लता सबका टाइम टेबल ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि हर किसी को अपनी जरूरत के हिसाब से खाना दिया जाता है, वैसे हर किसी को अपनी जरूरत के हिसाब से ही टाइम टेबल बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल टाइम टेबल जिसको हम बोलते हैं ना, एक ऐसा टाइम टेबल जिसको आप देख के अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, अपना टाइम टेबल मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन या डिलीट कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, कई बच्चे होते हैं ना, उन्होंने मुझसे लास्ट क्लास में भी पूछा था कि मैम टाइम टेबल बनाना क्यों है, हम तो बिना टाइम टेबल के भी पढ़ लेते हैं। भाई, आप आज पढ़ लोगे, कल पढ़ लोगे, परसों पढ़ लोगे, 3 दिन बाद चले जाओगे हाइबरनेशन मोड में, ठीक है। जैसे मैं चली जाती थी विदाउट टाइम टेबल। फिर उसके बाद जब तक होश आता था तब तक 10 दिन निकल चुके होते थे और फिर नैया डूबने की कगार पे होती थी, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि टाइम टेबल से आपके सिलेबस में, एक तो इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं, उसमें कम से कम मैं बता रही हूँ 10 से 15 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपके पास समय सीमा का ये है, लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ सकते हो जितना चाहे तब तक पढ़ सके हो, नहीं। अगर आप भाई आगे से 2 साल बाद का टाइम दे रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इसी साल कोई प्री मेंस इंटरव्यू कोई भी स्टेज पे आप जा रहे हो तो आपके पास एक समय सीमा होती है कि भाई मेरे पास 3 ही महीने हैं या 2 ही महीने हैं। तो उस 2 महीने में आप कैसे अपनी बाकी चीजों को एडजस्ट करोगे, कैसे इतने सारे सब्जेक्ट्स को, इतने वास्ट सिलेबस को कवर करोगे, उसमें रिविजन भी डालोगे, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करोगे, उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे, उसमें टेस्ट सीरीज भी लगाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो टाइम टेबल होता है ना, वो आपको हेल्प करता है। स्पेसिफिकली मैं आपसे कहूंगी कि जो आपका कॉमन पोर्शन होता है ना, उसके लिए तो आपको हमेशा टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम देने से पहले उस कॉमन पोर्शन को अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो, सबसे पहले कि क्योंकि टाइम टेबल जो होगा वो डिपेंड करेगा, पहली बात तो आप कौन सी स्टेज पे हैं, आप प्री का एग्जाम दे रहे हैं, आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं या आप इंटरव्यू स्टेज पे हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप कौन सी स्टेट का एग्जाम लिख रहे हो। भाई, जो वेस्ट बंगाल है या फिर आप पंजाब का लिख रहे हो, MPPSC लिख रहे हो, महाराष्ट्र लिख रहे हो, राजस्थान लिख रहे हो, उड़ीसा लिख रहे हो, बिहार लिख रहे हो, ठीक है, तमिलनाडु लिख रहे हो, कर्नाटका लिख रहे हो, आप कोई सी भी स्टेट का एग्जाम लिख सकते हो या फिर आप UPSC भी कर सकते हो। पॉइंट ये है कि आप देखोगे इन सभी स्टेट के एग्जाम्स और जो UPSC होता है उसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप ना चाहते हुए भी पढ़ के जाने ही पड़ेंगे आपको, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी स्टेट का एग्जाम लिख रहे हो। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स लिस्ट आउट करे हैं ताकि आपको पता रहे कि कुछ भी हो जाए ये 60% सिलेबस या ऑलमोस्ट आपका 60% सिलेबस होगा, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो ये 60% सिलेबस तो आपका कवर्ड होना ही चाहिए। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आपका एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, कुछ सोशल इश्यूज, सोसाइटी का इश्यूज हो गए, एनवायरमेंट का पोर्शन हो गया और साइंस एंड टेक। ये आप देखोगे हर जगह कॉमन है। फिर आते हैं आपके कुछ टॉपिक्स जो है तो वैसे ऑलमोस्ट मैं कहूंगी कि 60% स्टेट एग्जाम्स में कवर्ड है, लेकिन कुछ में कवर्ड नहीं भी है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो हमारा हिस्ट्री होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, ये हर जगह कवर्ड नहीं है, लेकिन कई ऑलमोस्ट 60 से 70% स्टेट्स में ये कवर्ड है, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को और प्लस ये 3 अगर आपकी स्टेट में आते हैं, स्टेट एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको आपको कवर करना ही करना है, ठीक है। और फिर हम आते हैं अपने ये बेसिक चीज पे जिसको मैंने कहा है डेली टाइम टेबल। देखो, टाइम टेबल आपका 2 तरीके से बनता है। एक होता है आपका फार साइटेड, जिसमें आप अगले 3 महीने के हिसाब से बोलते हो कि अच्छा मैं इस महीने में, जैसे सपोज करो कि अगर अब आपको एक टाइमलाइन देके चलती हूँ कि सपोज करो कि आपका एग्जाम जो है आज से दिसंबर चल रहा है, तो हम बोलते हैं कि आपका एग्जाम मार्च में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे दिसंबर, यहाँ लिखोगे जनवरी और यहाँ लिखोगे फरवरी, और मार्च को छोड़ दो। सपोज करो आपका फर्स्ट वीक में ही एग्जाम है तो उसमें ज्यादा तैयारी होती नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक तो होता है आपका एक जनरल टाइम टेबल जिसमें आप बताते हो कि अच्छा दिसंबर के महीने में मुझे ये 3 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं
मुझे 5 टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, 2 आंसर राइटिंग की स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे आपने मोटा मोटा बता दिया। फिर जनवरी में आपने लिखा कि मुझे करंट अफेयर्स करने हैं, मुझे पुराने पोर्शन का रिवीजन करना है। समझ में आ रहा है? ऐसे आपने एक एक मंथ का बस ऊपर ऊपर से बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, और ऐसे करके आपने देखा कि फरवरी तक आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है रिविजन के साथ, ठीक है। एक तो होता है ये वाला टाइम टेबल। अब ये वाला जो टाइम टेबल है ना, ये बनेगा आपका स्टेट स्पेसिफिक और ये बनेगा आपका स्टेज स्पेसिफिक। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? मैं ये कह रही हूं कि आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो और कौन सी स्टेज पे हो, प्री पे, मेंस पे या इंटरव्यू पे, ये वाला जो सिलेबस होता है, ये वाला जो टाइम टेबल होता है, ये उसके स्पेसिफिक ही बनेगा, ठीक है। अगर आपका एग्जाम मार्च में है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि दिसंबर अभी चल रहा है तो उसका बनेगा, ठीक है। अगर आपका एग्जाम मई में है और आप मेंस में हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आई थिंक आपको मार्च अप्रैल का टाइम मिलेगा, तो मार्च अप्रैल, ठीक है, 2 महीने का टाइम टेबल बनेगा। और जो सब्जेक्ट्स आप कवर करोगे, कितना टाइम दोगे, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, तो उसके हिसाब से आप ये वाला टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको स्टेट स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक टाइम टेबल की जरूरत है, तो आप अपनी स्टेट का नाम मेंशन करोगे, आप ये बताओगे कि आप कौन सी स्टेज में हो और आपका एग्जाम कब है, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक टाइम टेबल लाने की कोशिश करेंगे जो ये जनरलाइज्ड वाला टाइम टेबल होगा, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि फिर आपके लिए भी फायदेमंद नहीं होगा और मुझे भी हाफ जॉब डन नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज तो ये वाली हो गई। अब आते हैं हम डेली टाइम टेबल पे, जो इररिस्पेक्टिव आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी स्टेज पे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट आप इसको मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हो। ये आपका डेली का स्केड्यूल है कि भैया अगर मैं रोज सुबह उठूं और रोज रात को सोऊं तो उसके बीच में मुझे कैसे अपने वर्क आवर्स को, कैसे अपनी पढ़ाई को मॉडिफाई करना है, कैसे मुझे पढ़ना है, ये उसके हिसाब से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक वर्ड ऑफ कॉशन है, जो लोग ऑलरेडी कहीं वर्किंग है, ठीक है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अभी आप देखोगे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको टाइम टेबल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप पहले ये लिखिएगा कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, फिर आप बताइएगा कि जनरली आपके वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, ताकि हमें एक एस्टिमेट मिल जाए कि भाई इतने घंटे आप पढ़ाई नहीं कर सकते, और उसके हिसाब से फिर हम आपको एक डेली टाइम टेबल शेड्यूल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो मैं दोनों स्टेजेस में रही हूँ, एक जहां पे मैं नॉन वर्किंग थी और एक जहां पे मैं वर्किंग थी, ठीक है, और दोनों ही टाइम मैंने टाइम टेबल बनाया है और दोनों ही टाइम हम इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो टाइम टेबल इफेक्टिव था, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा देखो, ये क्या होता है, ये मेरी कैपेसिटी के हिसाब से है, ये मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से है, ठीक है, कि मैं एक दिन में इतना पढ़ सकती हूँ, ये उस हिसाब से है कि मेरा माइंड इतना कैप्चर कर सकता है। कई लोग इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, कई लोग इससे कम भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको टाइम टेबल, ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है, ये एक मॉडल या एक सैंपल टाइम टेबल है, जिसको देख के आपको अपना टाइम टेबल मॉडिफाई करना है और अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। ये मैं बार बार रिपीट करूँ, इसको उठा के ऐसे चिपका मत देना, ठीक है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। भाई मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, पर जरूरी नहीं है ना कि लोग 6 बजे उठे, कई लोग 4 बजे उठ के अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है, कई लोग आप देखोगे 5 बजे भी उठते हैं, कई लोग आप देखोगे 7 बजे भी उठते हैं। तो आपकी अपने हिसाब से, भाई आपके लिए 6 घंटे की नींद इनफ है, मेरे लिए इनफ है, लेकिन हो सकता है किसी को 7 घंटे की नींद चाहिए हो, तो नींद पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आपको पता है कि आप पूरी जिंदगी भर 7 घंटे सोते आए हो, तो एग्जाम के लिए 6 घंटे आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, वो धीरे धीरे करके कम होगा, ठीक है। लेकिन इनिशियली अगर आप 6 घंटे को सोने की कोशिश करोगे तो पूरे दिन नींद में रहोगे, ना पढ़ाई होगी, ना नींद आएगी, और एंड में से फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने एक टेंटेटिव टाइम टेबल दिया है, इसमें आप ये सब बदल देना ना, टाइमलाइंस बदल देना, टाइम बदल देना बस, ठीक है, और ऐसे आपका खुद का टाइम टेबल तैयार हो जाएगा, जो आपके खुद के लिए आप देखोगे बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस हिसाब से बनाया है एक जनरल टाइम टेबल लेते हुए कि जैसे मैं उठती थी, मैं 6 बजे उठ जाती थी, लेकिन मैं सुबह से 6 बजे उठते ही पढ़ाई नहीं करती थी, आधा घंटा चिल करती थी कि भाई उठे, थोड़ा सा नीचे गए, चाय पी, वॉक वगैरह किया, तो थोड़ा सा फ्रेश लगता था कि अच्छा मॉर्निंग भी हुई है। बेसिकली संसार में मॉर्निंग है, सनराइजेस इन द ईस्ट, सनसेट्स इन द वेस्ट, तो वो वाली फीलिंग थोड़ा सा फील करने के लिए। फिर मैं 6:30 से 8 बजे तक, जनरली आप देखोगे एडवाइजेबल होता है कि 45 मिनट्स ही पढ़ना चाहिए। देखो ऐसे तो हो गई यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी, ठीक है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे से कभी 45 मिनट्स में आप कुछ नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, बहुत ही कम समय होती है, और बार बार ब्रेक लोगे ना तो आपका फ्लो बिगड़ता है, ठीक है। एडवाइजेबल यही रहता है, डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं, आप देखोगे बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स और कई बार आप टॉपर्स को भी सुनते होगे कि मैं 40 मिनट्स में ब्रेक लेता था। देखो मेरे से 40 मिनट्स में ब्रेक नहीं लिया जाता, और जितने लोगों से मैंने अभी तक बात करी है, कोई भी 40 या 45 मिनट्स में ब्रेक नहीं लेता था। सब देर 2-2 घंटे स्ट्रेच पे खींच सकते
सकते हैं, और इतना आपको खींचना भी चाहिए, नहीं तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ब्रेक ही लेते रह जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने उस तरीके से बनाया है। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिसको हर 45 मिनट्स में ब्रेक चाहिए, तो आप इसमें वो 5-5 मिनट के टाइमलाइंस के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जनरली ऐसा लिया है कि भैया आप 1.5 घंटे आराम से खींच सकते हो। यार एग्जाम भी तो 2 घंटे का होता है, तो 45 मिनट्स में ब्रेक कैसे लोगे? बार बार लोगे तो क्या एग्जाम से उठ के जाओगे क्या बार बार? हो लिया फिर तो एग्जाम कंप्लीट अपना, ठीक है। मेंस के पेपर में 3 घंटे लगातार घिसना है आपको। 45 मिनट्स के ब्रेक का कॉन्सेप्ट देख लेना, अगर जमे तो ही करना, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 6:30 से 8 o'clock तक मैंने लिखा है मीडियम डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखो आप है ना, अपने सब्जेक्ट्स को, हर किसी को पता होता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट सबसे प्यारा लगता है, सबसे ईजी है, कौन सा सब्जेक्ट उसको मीडियम ओके ओके लगता है, और कौन सा सबसे हार्ड लगता है। जनरली बच्चों को इस हार्ड की कैटेगरी में आता है इकोनॉमिक्स या मैथ्स या एप्टीट्यूड, ठीक है, ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। इजी में जनरली आपको एनवायरनमेंट का पोर्शन लगता है, साइंस एंड टेक लगता है, ज्योग्राफी भी आपको थोड़ा सा इजी लगता है, और मीडियम में मुझे लगता है आपका पॉलिटी, ये सारा चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सब सुबह उठते हो तो ना तो बहुत ही इजी ना ही बहुत डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट लोगे तो दिन में सुबह ही सुबह 1.5 घंटे में पूरी एनर्जी खर्च हो जाएगी, और उसके बाद एनर्जी बचेगी नहीं कुछ और पढ़ने की। तो सुबह उठ के वाली मिस्टेक मत करना। मैं कर चुकी हूँ, 2 दिन इतनी परेशान हो गई थी, तीसरे दिन मेरा माइंड मतलब जैम हो गया, मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी पूरी एनर्जी सुबह ही खर्च हो गई थी, ठीक है। तो सुबह सुबह उठ के हमें क्या करना है, एक मीडियम डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेना है, ताकि क्योंकि सुबह का टाइम आप फ्रेश होते हो, एकदम फ्रेश माइंड से उठे हुए होते हो, तो बहुत ईजी लोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, डिफिकल्ट लोगे तो माइंड जैम हो जाएगा, तो बीच का डिफिकल्ट, ठीक है। फिर एक 1.5 घंटा पढ़ाई कर ली, उसके बाद वापस से आधे घंटे अब क्या करोगे, आप स्क्रोलिंग करोगे। स्क्रोलिंग मतलब थोड़ा सा न्यूज देखोगे, ऊपर ऊपर से सब्जेक्ट्स को जानने की कोशिश करोगे, थोड़ा सिलेबस देख लिया, मतलब जो भी चीजें आपको देखनी है, पर हल्के माइंड वाली, जिसमें माइंड एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आप 8:30 से 10 बजे तक क्या करोगे, या तो आप सेम सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं जनरली ऐसे करती थी, मैं मतलब 1.5 घंटे में तो क्या ही पढ़ पाओगे आप, ठीक है। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में अगर आप 2-3 टॉपिक भी खत्म करने का ट्राई करोगे, तो कम से कम आपको 3 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो 8:30 से 10 और ले लो, तो 3 घंटे में अच्छा खासा एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का। तो वही सब्जेक्ट को कंटिन्यू करो। फिर 10 से 10:30 के बीच में वही ब्रेकफास्ट लोगे, थोड़ा सा चाय वाय पियोगे, रिफ्रेशमेंट्स लोगे, आराम से मतलब चिल करो, इतना लोड लेके पढ़ाई मत करना, ठीक है। फिर 10:30 से 12 के बीच में आप लोगे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि अब आपने रिफ्रेशमेंट ले लिया, ठीक है, आपका आधा दिन निकल गया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक मीडियम डिफिकल्ट सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया है, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन आपने 2 यूनिट या 1 यूनिट जो भी आपने डिसाइड किया था वो आपने कर लिया है। तो अब आती है डिफिकल्ट सब्जेक्ट की बारी, क्योंकि इसमें होती है पूरे दिमाग की एनर्जी खर्च, ठीक है। और ये हो सकता है कि आप ज्यादा भी नहीं कर पाओ, आप एक ही टॉपिक या 2 ही टॉपिक कर पाओ, तो इसलिए 1.5 घंटा इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो आपने 10:30 से 12 के बीच में ये किया है। फिर हम 12 से 12:45 के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट के ब्रेक में हम क्या करेंगे, ये सिर्फ ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, चल भी सकते हो, टाइम पास कर सकते हो 10 मिनट, लेकिन उसके बाद आपको प्रीवियस दिन जो आपने पुराने दिन पे पढ़ाई करी थी, उसमें अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक था या कुछ रह गया था, या आपको लगता है कि मुझे इसको रिवाइज करने की जरूरत है, तो वो यहाँ पे करोगे। इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं है आगे का पढ़ते जा रहे हो और पीछे का गोल होता जा रहा है, वो नहीं होगा, एक ट्रेन हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। फिर 12:45 से 1:30 बजे के बीच में आप करोगे फैक्चुअल चीजें, ठीक है, क्योंकि देखो खाना खाने के बाद ना फैक्चुअल चीजें तो होने से रही, क्योंकि जैसे हमारे पेट में पहुंचेगा अन्न, हमारा दिमाग हो जाएगा स्लो, ठीक है। और दिन के टाइम पे आप देखोगे नहीं होती है कोई भी फैक्चुअल चीजें याद, सुबह उठ के करोगे तो आपका पूरा एनर्जी इन फैक्चुअल चीजों को याद करने में चला जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम रहता है। इनफैक्ट मैंने सारे जितने भी इंडाइसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, सर्वे, जो भी फैक्चुअल चीजें होती है ना, वो मैंने इसी टाइम पे निपटाई थी, कि खाना खाने से जस्ट पहले वाला 1-1.5 घंटे का टाइम, जिसमें मैं आसानी से ये कर सकती हूँ। तो इसमें आप जो भी फैक्चुअल चीजें हैं, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स याद करने हैं, जिसमें आपको इंडाइसेस याद करने हैं, ऐसी चीजें वो आप यहाँ पे निपटाओगे, ठीक है। फिर आता है 1:30 से 2:30, मैंने अच्छा खासा 1 घंटे का लंच दिया है, आप 15 मिनट में लंच करते हो, 45 मिनट सो, ठीक है। आपको एनर्जी की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, आपके माइंड को रेस्ट की जरूरत है, इतना सारा आप पढ़ रहे हो सुबह से, ठीक है। फिर आते हैं हम 2:30 से 4:30, जो हमेशा आपका टेस्ट का टाइम, एटलीस्ट आपके लिए, देखो डिपेंड करता है, हर किसी का लंच का टाइम आगे पीछे हो सकता है, कोई लेट लंच करता है, कोई जल्दी करता है, तो मैं बार बार कह रही हूँ इन टाइम को आप है ना चेंज कर सकते हो अपने आगे पीछे, ठीक है। किसी को ज्यादा पढ़ने की आदत होती है 2-2.5 घंटे लगातार, तो आप उस हिसाब से अपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना। ये मेरा टेंटेटिव टाइम टेबल है जो मैंने फॉलो किया है इतने साल, 4-5 सालों तक, तो ये मैं उस तरीके से बता रही हूँ, ठीक है।
तो 2:30 से 4:30 के बीच में आपको देना होता है और टेस्ट हर रोज देना, ठीक है। मैं सच में कह रही हूँ, जब तक कि कोई मजबूरी नहीं है ना तब तक टेस्ट छोड़ना मत, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होगा कि जब आप सपोज करो आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो और आप प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करने गए, तो कम से कम मैं बता रही हूँ अगर आप रोज टेस्ट दोगे और सपोज 3 महीने का भी गैप है तो 3 महीने में 90 दिन हो गए, तो आपके 90 टेस्ट तो वैसे ही हो गए और एक टेस्ट में कम से कम 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने लिटरली 9,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एग्जाम में जाने से पहले। भाई बताओ, आप मतलब फोड़ के नहीं आओगे तो क्या करोगे पेपर में, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 90 दिन में से आप हर रोज तो टेस्ट करोगे नहीं, पर आप 60 दिन तो करोगे, तो कम से कम 6,000 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके जाओगे और यही टारगेट है, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ कि रोज कोशिश करना 2:30 से 4:30 में टेस्ट देने की, ठीक है। अब टेस्ट दिया है तो दिमाग तो चलेगा नहीं, तो 4:30 से 15-20 मिनट का फिर ब्रेक लो, चिल्स, ठीक है, दिस इज व्हाट आई कॉल इट। तो चिल करो और फिर आप देखोगे आराम से लगभग मुझे लगता है एक टेस्ट को एनालाइज करने में 1 से सवा घंटा लग ही जाता है, कई बार 1.5 घंटे भी लग जाते हैं। तो फिर 6 बजे तक आप आराम से जो टेस्ट दिया है उसका उसी दिन पेपर रिव्यू करो। आज टेस्ट देके ना 3 दिन बाद वो टेस्ट का पेपर रिव्यू मत करना, नहीं तो फिर से ऐसा हो जाएगा कि आप 2 घंटे का टेस्ट दे रहे होगे और पेपर रिव्यू कर रहे होगे, क्योंकि क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं। आप इतना रोज पढ़ते हो, इतनी चीजों में इन्वॉल्व रहते हो, आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो ये गलतियां मत करना, ये बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि ऐसे आपके 2-2 3-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर समय कम पड़ने लग जाता है। तो जिस दिन टेस्ट दे रहे हो उसी दिन उस पेपर का एनालिसिस होगा, उसके आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी पेपर का एनालिसिस करोगे तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उसमें जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, क्यों, कुछ अलग से फैक्टर्स को अंडरलाइन कर लो। अगर आप अलग से एक पेपर में लिखते हो तो वहां लिखो, लेकिन टेस्ट भी चेक करो, देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं। वो सारी चीजें आप 1-1.5 घंटे में निपटा सकते हो, ठीक है। अब मैंने 6 लिखा है और 6 से 7 का मैंने आपको फ्री टाइम दिया है कि आप भाई रिफ्रेशमेंट्स ले लो, टी ले लो, इधर उधर घूमने चले जाओ, इवनिंग वॉक पे चले जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो वो खेल लो। अब इसमें क्या होता है, कई बार आपको पेपर रिव्यू में 1 घंटा लगेगा, कई बार जैसे यहाँ पे मैंने सवा घंटे का टाइम तो दिया ही है, लेकिन कई बार हो सकता है आपको 1.5 घंटा भी लगे, तो वो 15-20 मिनट आप यहां से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? इसीलिए टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस है। आप ये देखोगे हर 1.5-2 घंटे बाद मैंने कम से कम आधे घंटे का ब्रेक दिया है। इससे क्या होगा कि अगर आपकी कोई पहली वाली चीज है वो 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे चली, तो आप इजीली आप अपने नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट में से वो 15-20 मिनट निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका टाइम टेबल ऊपर नीचे नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट आप देखोगे रफली वैसा ही चलता है, ठीक है। फिर अब 7 बजे तक फ्री हो गए रिफ्रेशमेंट करके, फिर 7 से 9 आप देखोगे अब लोगे आप इजी सब्जेक्ट, क्योंकि अब है रात का समय, हमारा दिमाग पूरे दिन में हो चुका है पूरा खर्च, हमने टेस्ट भी दे दिया, हमने फैक्चुअल चीजें भी याद कर ली, डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी ले लिया। अब हमें चाहिए कि कोई इजी सा सब्जेक्ट जिसको हम ऐसी बस रीड कर ले और हमें खुशी मिल जाए कि वाओ ये सब तो मुझे याद है। तो यहाँ आप लेते हो सबसे इजी सब्जेक्ट, जो रात को सोने से पहले हमेशा इजी सब्जेक्ट लिया करो, आपके दिमाग को सुकून मिलता है। सोने से पहले ना नाइटमेयर्स नहीं आएंगे आपको, नहीं तो क्या होगा कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट करके सोगे और रात भर पूरे दिमाग में आपके वही घूमेगा, ठीक है, नींद अच्छी नहीं आएगी। तो इजी सब्जेक्ट लेके सोते हैं और फिर 9 से 9:30 के बीच में डिनर। और अभी भाई साहब सोने का टाइम नहीं आया है, अब हम लेंगे 9:30 से 11, ठीक है। ये जो 1.5 घंटे का टाइम होता है, यहाँ पे मैं जनरली प्रैक्टिस करती थी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे तो टेस्ट दे रहे हो आप नए वाले, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, या पूरे दिन में कोई हो सकता है कि मेरा इधर उधर का कोई रिमेनिंग पोर्शन है वो रह गया, या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, या मुझे ऑप्शनल पढ़ना है, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज डाल सकते हो जो आपको डालनी है, जो आपको पढ़नी थी, जो रह गई, जो पुरानी बची है, जो नहीं पढ़नी है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, किसी टॉपर की आंसर कॉपीज देखनी है, तो जो भी आप करते हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और फिर लास्ट में 11 से 11:30 के बीच में देखो, हर टॉपिक में, हर सिलेबस में, हर पोर्शन में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए आपको यूट्यूब वीडियोस देखने पड़ते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप देखोगे आपको शॉर्ट्स वगैरह देखने पड़ते हैं, तो वो आप रात को सोने से पहले करो। वो क्या होगा कि आपका एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत कुछ डिफिकल्ट चीज कर रहे हो, तो ओ माय गॉड अब मुझे नोट्स लेके बैठने हैं। तो वो क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी वैसी हो जाती है, आप आराम से वीडियोस देख सकते हो आराम से सोने से पहले, ठीक है, और इसको अगले दिन जब रिविजन का टाइम आएगा तब रिवाइज कर लेना। तो आपको वीडियो का वीडियो हो गया, रात को सोने से पहले भी देख लिया, चीजें आपके माइंड में बैठ गई, और फिर आप अगले दिन इसको रिवाइज करोगे। तो ऐसे करके रफली आप अपना डेली का एक स्केड्यूल बना सकते हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, मॉडिफाई करना पड़ेगा, हर किसी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हर किसी का स्टेज, ठीक है, वो सब अलग होता है। ऑब्वियसली याद रखना कि आपके पास कुछ हार्ड डेज होंगे, कुछ इजी डेज होंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने डेली टाइम टेबल बना लिया। सपोज मैंने लिखा आज है 13 दिसंबर, तो 13 दिसंबर, फिर 14 दिसंबर, 15 दिसंबर। अब मैं बनाई जा रही हूँ 16, 17, 18, गलत है, बिल्कुल गलत तरीका है टाइम टेबल बनाने का। हर 2 या 3 दिन बाद एक ब्रेक दिन रखो, एक ब्रेक का डे रखो, एक बफर दिन रखो, और उस दिन में कुछ पढ़ाई का मत करो, उसमें या तो सिर्फ टेस्ट सॉल्विंग रख लो, ठीक है, और जो प्रीवियस 3-4 दिन का जो भी आपका पोर्शन था,
या तो उसका रिवीजन रख लो या फिर उसमें से कुछ बचेगा ना वो वाला पोर्शन रख लो। उससे क्या होगा कि कभी भी आपका टाइम टेबल गड़बड़ाएगा नहीं। हर 3-4 दिन बाद आपको पता है कि एक बफर डे आएगा, तो सपोज मेरा 13th को मेरा 1-1.5 घंटे का जो काम था वो बच गया, 14th को भी मेरा सपोज करो 1-1.5 घंटे का काम बच गया, और 15 तारीख का जो था उसमें से मेरा 2-2.5 घंटे का काम बच गया, तो लगभग 6 घंटे का काम रह गया। तो ये आप आराम से जो आपने बफर दिन जहां पे आपने कुछ नहीं रखा है, बस एक टेस्ट सॉल्विंग रखी थी, उस दिन आप आसानी से इसको फिनिश कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि संडे इज फंडे, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना इसको। ठीक है, लेकिन हमेशा 3 या 4 दिन बाद एक बफर दिन जरूर रखना, जिसमें आप लिटरली सिर्फ 2 या 3 या 4 मैक्स टू मैक्स 4-5 घंटे का ही काम लेके चलना, और बाकी पूरे दिन को फ्री रखना। मैं बता रही हूँ बार बार, कभी नहीं होगा कि आप डेली का टाइम टेबल फॉलो करोगे, क्योंकि कभी कोई आ जाएगा, कभी आपको कहीं जाना पड़ेगा, कभी कोई सोशल सेटिंग होगी, कभी कोई और एग्जाम आ जाएगा, तो वो सारी चीजें जो आपकी बैकलॉग में चल रही है वो आप उस दिन कंप्लीट करोगे, और ये होगा ही होगा। तो हर 3-4 दिन में एक बफर दिन होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि 90 दिन में से टेक्निकली आप सिर्फ 7 दिन ही एग्जाम दे पाओगे, बाकी 30 दिन आपके बफर दिन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ओके, और देखो कभी भी ना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। ये नहीं हो गया कि मैंने टाइम टेबल बना लिया तो बिल्कुल 8:30 का 8:35 हो गया तो आप परेशान हो रहे हो, नहीं। लिटिल बिट पाइल ऑन अगर होता है, कोई काम, कुछ काम छूट रहा है, कुछ थोड़ी देरी हो रही है 5-10 मिनट की, तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एंड गेम आपका एग्जाम देना है। ठीक है, अब उस जर्नी में ऊपर नीचे 5-10 मिनट 15-20 मिनट सब कुछ चलता है। ठीक है, और मैं वापस बोल रही हूँ कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपका खुद का पढ़ने का तरीका, उन सब चीजों के हिसाब से आपको टाइम टेबल मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे ताकि मुझे पता लगे कि आप इसको सीरियसली ले रहे हो, टाइम टेबल अपना खुद से बना रहे हो, ये नहीं कि उठाया, प्रिंट कराया और चिपका दिया अपनी दीवार पे, वो नहीं करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी टॉपर जो होता है ना, वो टॉपर इसलिए नहीं बनता कि उसने किसी और टॉपर से स्ट्रैटेजी फॉलो करी, उसने किसी और टॉपर से आइडिया लिया और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई, अपना खुद का टाइम टेबल बनाया। यही आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, आप एक रफ टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल जो होता है स्केड्यूल के साथ मुझे नीचे मेंशन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको खुद को लगेगा कि भाई आपने टाइम टेबल कहीं चिपकाया था, कहीं चेपा था, यूट्यूब पे कहीं वीडियो में किसी ने देख लिया है, आपके कमेंट्स को 50 लोग और पढ़ रहे हैं, तो आप पे नजर रखे हैं। ठीक है, तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा और आप ढंग से अपना टाइम टेबल करोगे और उसको फॉलो भी करोगे। ठीक है, निष्ठा से काम करो, अपनी बिल्कुल कंसिस्टेंसी रखो, तभी आप देखोगे ये थोड़ा सा एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो टाइम टेबल के बारे में। हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़े से जैसे हैकिंग ट्रिक्स जो होते हैं कि भाई जैसे पॉलिटी को कितने दिन में कवर करना चाहिए, हिस्ट्री को कैसे कवर करना चाहिए, उसके साथ भी हम शॉर्ट वीडियोस के साथ आएंगे, क्योंकि ये कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं वीडियोस में, तो इसके लिए अब हम छोटे छोटे हैक्स बनाएंगे। ठीक है, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।